प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 1829 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी को ये अधिकार दिया कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गति प्रदान करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करें। 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की पुनः कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें निश्चय किया गया कि गांधी जब चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। इस आंदोलन के प्रारंभ के कौन कौन से कारण थे, अब उन पर हम बात करते हैं। पहला कारण था साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के दौरान जनता के उत्साह को देखकर ये लगने लगा था कि अब एक बड़ा आंदोलन संपादित किया जाना चाहिए। सरकार ने मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आम या सभी लोगों में असंतोष व्याप्त था। चोरी चौरा कांड के बाद एकाएक रोके गए असहयोग आंदोलन से भी अत्यधिक निराशा फैल चुकी थी। उस निराशा को दूर करने के लिए भी ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि कोई महत्वपूर्ण या बड़ा आंदोलन संपादित किया जाए। इस समय विश्व में या संपूर्ण विश्व 1929 में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अगला कारण क्रांतिकारी आंदोलनों को देखते हुए गांधी जी को यह डर था कि कहीं देश में कोई बड़ा हिंसक आंदोलन प्रारंभ न हो जाए, अतः उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना आवश्यक समझा। देश में सांप्रदायिकता की आग फैल रही थी। उस आग को रोकने के लिए ये आवश्यक था कि कोई ऐसा आंदोलन संपादित किया जाए जो उन सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करे। इस दृष्टिकोण से दिसंबर 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया तथा सरकार को भी ये चेतावनी दे दी गई कि 31 दिसंबर तक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार नहीं की तो हिंसात्मक आंदोलन संचालित किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य का उल्लेख किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। परिणाम स्वरूप 1929 में लाहौर में रावी के तट पर कांग्रेस द्वारा एक ऐतिहासिक अधिवेशन संपादित हुआ। लाहौर अधिवेशन के मुख्य निर्णय। कांग्रेस विधान में पहली बार स्वराज्य शब्द को अर्थपूर्णता प्रदान की। नेहरू रिपोर्ट में वर्णित सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति की दिशा में कार्य करेंगे। सभी कांग्रेसी अथवा स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले लोग भविष्य में होने वाले चुनाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे। वर्तमान में जो काउंसिल के सदस्य हैं वे भी अपना त्याग पत्र दे देंगे। महासमिति को ये अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्वक चकबंदी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाना निश्चय किया गया। पूर्ण स्वराज्य की स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता न किया जाए। लाहौर अधिवेशन के इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी को भारत में कोने कोने में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 30 जनवरी 1930 को गांधी ने अपने ये समाचार पत्र यंग इंडिया में वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी और ब्रिटिश साम्राज्य को ये चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो एक सशक्त आंदोलन
जारी किया जाएगा। ये 11 सूत्री मांगे इस प्रकार थी। पहला, संपूर्ण मद्य निषेध। दूसरा, विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। तीसरा, जमीन का लगान आधा कर दिया जाए और उस पर कौंसिल का नियंत्रण रहे। चौथा, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। पांचवा, सेना के खर्च को कम कर 50% किया जाए। छठा, बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधार बनाया जाए। सातवां, विदेशी कपड़ों के आयात पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। आठवां, भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखा जाए। नौवां, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं तथा सभी राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं और निर्वासित भारतीयों को वापस भारत आने की अनुमति प्रदान की जाए। 10वां, गुप्तचर पुलिस विभाग को समाप्त कर उस पर जनता का नियंत्रण स्थापित किया जाए। आत्मरक्षा के लिए लोगों को हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। सरकार ने इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 14, 15 और 16 फरवरी को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में जो साबरमती में संपादित हुई, में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप निर्धारित संचालन, नेतृत्व आदि की संपूर्ण जिम्मेदारी गांधी को सौंपी गई। 12 मार्च 1930 को प्रातः 6:30 में गांधी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने चुने हुए 79 साथियों को लेकर गुजरात के समुद्री तट डांडी नामक गांव तक पद यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया, सत्याग्रह कर श्री गणेश किया। डांडी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से की। गांधी के इस कार्य को देखकर संपूर्ण देश में उत्साह और जोश की लहर फैल गई। स्थान जगह जगह पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की अवहेलना की गई। मध्य प्रदेश में जंगल कानून और कलकत्ता में सेडिशन कानून का उल्लंघन किया गया। सभी जगह हड़तालें, प्रदर्शन धूमधाम से किए गए। जगह जगह सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। कलकत्ता, मद्रास, पटना, कराची, दिल्ली, नागपुर, पेशावर आदि स्थानों पर प्रदर्शन और हड़तालें जोर शोर के साथ संपादित हुई। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। अनेक विधायकों ने कौंसिल से त्याग पत्र दे दिए। महिलाओं ने शराब और अफीम की दुकानों पर धरने देने प्रारंभ कर दिए। विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। नवयुवकों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों का त्याग कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया गया। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। बम्बई में अंग्रेज व्यापारी ने मिलें बंद कर दी। गांधी के आह्वान पर लोगों ने जाति भेद, छुआछूत जैसी प्रथाओं को समाज से समाप्त कर दिया। समस्त सरकारी कार्य धीरे धीरे ठप होने लगे। जून 1930 में सारा देश विद्रोह के पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन की पूर्ण तटस्थ नीति का पालन किया, परंतु सीमांत प्रांत में राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में हजारों हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। सरकार का दमन चक्र आंदोलन के प्रति तीव्र होने लगा। सरकार ने देशव्यापी आंदोलन के दमन के लिए संपूर्ण शक्ति लगा दी। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। आंदोलन
आरंभ भी न होने पाए उससे पहले ही हजारों स्वयंसेवकों ने न किसी बहाने या बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को 1 वर्ष के लिए कारागाह में भेज दिया गया। गांधी की दांडी यात्रा के बाद सरकार ने आंदोलन को कुचलना प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने लाठी गोली चलाकर अपना दैनिक कार्य संपादित किया या ये दैनिक कार्य में शामिल कर लिया। कलकत्ता, पेशावर आदि स्थानों पर स्वयंसेवकों की टोलियों पर गोली और बमों की वर्षा की जाने लगी। परंतु इन सभी के उपरांत जनता के उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। 5 मई को सरकार ने गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं को बंदी बना लिया। 1931 के प्रारंभ में लगभग 90,000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया और सरकार ने 67 समाचार पत्रों का प्रकाशन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरी तरफ महिलाओं के साथ भी सरकार ने कठोरता का बर्ताव प्रारंभ कर दिया। इस तरह धीरे धीरे आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने कुचलना प्रारंभ कर दिया। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति का अधिग्रहण प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे गांव उजड़ने लगे। इसी बीच गांधी इरविन के मध्य समझौता हो गया। जब सरकार शक्ति के साथ आंदोलन का दमन नहीं कर पाई तो उसने समझौते की ओर हाथ बढ़ाया। तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयकर आदि के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये समझौता संपादित हुआ। जनवरी 1931 को गांधी और कुछ मान्य नेताओं को कारावास से मुक्त कर दिया गया। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता तय हुआ या उसका प्रारूप निर्धारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस समझौते में कुछ शर्तें थीं, जिसके अनुसार सरकार ने ये स्वीकार किया कि सभी अध्यादेश और मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अहिंसक आंदोलन में कैद किए गए कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को बिना कर दिए नमक बनाने का अधिकार या अनुमति दे दी जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में विनय के साथ गलत कानून की अवज्ञा करना, नमक कानून से भारतीयों को संतुष्ट करना, प्रत्येक ग्राम में नमक कानून तोड़कर नमक बनाना, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल का बहिष्कार करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना, शराबबंदी, अफीमबंदी, विदेशी कपड़ों की दुकानों का बहिष्कार, इन सभी स्थानों पर महिलाओं द्वारा धरना दिया जाना, जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाना, ये सारे कार्य जनता के द्वारा संपादित किए जाने लगे। यह प्रथम एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार भारी मात्रा में महिलाओं ने अपनी भागीदारिता सुनिश्चित की। शराब की दुकानों पर उनके द्वारा धरना दिया गया। दिल्ली में ही धरने के कारण 1600 महिलाओं को कैद कर लिया गया। भारत में जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी आंदोलन संपादित हुआ। यहाँ पर लाल कुर्ती के नाम से संगठन निर्मित हुआ। इस तरह भारत में ये आंदोलन तीव्र गति के साथ प्रसारित होने लगा या इसका विस्तार होने लगा। आंदोलन का प्रभाव। तीव्र और देशव्यापी आंदोलन ने एक और समस्त भारत में राष्ट्रीय चेतना एवं उत्साह का संचार कर दिया। ब्रिटिश सरकार की तानाशाही कमजोर होने लगी। वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश सरकार ने समस्याओं के समाधान हेतु राजनीतिक दलों से वार्ता या उनके साथ समझौते करने प्रारंभ किए।
और इस हेतु गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का निर्णय लिया गया। आंदोलन का महत्व। सविनय आंदोलन अत्यंत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव के रूप में स्थापित हुआ। इसका पहला प्रभाव, इस आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया, जिसमें मजदूर से लेकर उच्च वर्ग की सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। इस आंदोलन में करबंदी को प्रोत्साहन दिए जाने के परिणाम स्वरूप किसानों ने भी राजनीतिक चेतना एवं उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में स्वावलंबन और बलिदान के गुण और स्वतंत्रता की भावनाएं विकसित हुई। जनता ने अब समझ लिया कि युग से देशों के दुख निवारण के लिए दूसरों का मुख ताकना भ्रम है। अंग्रेज वादों और सद्भावना में भारतीय जनता का विश्वास नहीं था। अतः जनता के सभी वर्ग ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन में कांग्रेस की कमजोरियां स्पष्ट दिखाई दी। कांग्रेस के पास भविष्य के लिए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम न होने के कारण भारतीय जनता में व्याप्त रोष का पूर्णतः उपयोग नहीं कर सकी और इस तरह हम देखते हैं कि इस आंदोलन में तीव्र रूप से राष्ट्रीयता को विकसित कर दिया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।